हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम भारतीय संविधान अधिनियम का लेक्चर देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्र सहमति। ठीक है। यानी कि आपकी कंसेंट होनी चाहिए किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए। कोई भी संविदा यदि आप करते हैं तो उसमें कंसेंट आपका होना चाहिए। कंसेंट तो होना चाहिए, साथ ही साथ आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो इसी के ऊपर पूरा यहाँ पे ये लेक्चर रहेगा, जिसमें हम आप देखने वाले हैं प्रपीड़न, असाम्य कसर, कपट, दुरुपदेशन। ठीक है, ये होता क्या है, साथ ही साथ शून्यकरणी और शून्य संविदा क्या होती है, इसको भी हम देखने वाले हैं। तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब हम भारतीय संविदा के अधिनियम के तहत जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी संविदा करते हैं, एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट जब करेंगे उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है। तो पहले क्या बनता है, पहले आप करते हो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे बनता है वो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। पहले आप प्रपोजल रखते हो। ठीक है। प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस होता है, जो वचन बन जाता है। ठीक है, एक दूसरे का एक वचन बन जाता है कि एक प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मैं बेचूंगा कोई सामान, और दूसरा कहता है कि मैं इसको खरीदूंगा। तो इसमें उसके बाद जुड़ता है आपका कंसिडरेशन, यानी कि प्रतिफल। प्रतिफल अब जुड़ जाता है तो आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद आता है आपका कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। यदि आप यह संविदा कर रहे हैं, यानी एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो फ्री कंसेंट होना चाहिए। साथ ही साथ कंसिडरेशन भी, प्रतिफल भी होना चाहिए, सारी चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद अगर इन्फोर्सबिलिटी यहाँ पे जुड़ जाती है, यानी इन्फोर्सेबल है विधि के द्वारा, तो हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ हम स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक हम जहाँ पे डिस्कस करते थे। अब यहाँ पे बात करें स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति तो पहले आपको देखना होगा कि इसमें सहमति का मतलब क्या होता है। सहमति का मतलब क्या होता है, तो सेक्शन 13 आप देखोगे जब बेयर एक्ट में, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो जाते हैं। तो दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पहला सेक्शन 13 में कहता है सहमति, और स्वतंत्र सहमति की बात करता है 14। अब जब सहमति की बात करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे लीजिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप अपना घर सी नाम के व्यक्ति को बेचेंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा, ए से कहा कि आप सी को अपना जो मकान है वो 4 लाख रुपए में बेच देंगे। ए ने बोला ठीक है हम बेच देंगे। तो ये क्या हुआ कि ये सहमति होगी। मैंने इसको 4 लाख में बेचने को बोला और इसने बोल दिया कि हाँ ठीक है, यानी कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वो करना चाहता है, यानी कि एक दूसरे का जो भाव है उसमें ये सहमति हो गई है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मैंने इसके ऊपर प्रेशर डाला हो, दबाव डाला हो, या फिर कोई धमकी दिया हो जिसके कारण से ये सहमति दिया हो। ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए सेक्शन 14 आता है। सेक्शन 14 कहता है कि सहमति तो चाहिए, लेकिन फ्री कंसेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दबाव हो आप पे, आपको कोई धमकी दे रहा हो, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें, स्वतंत्र सहमति तब कही जाती है जबकि वो संविदा की निम्न चीज़ें हों। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है, यानी उसको वैध संविदा बनाना है, ठीक है, अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसको बनाना है तो असहमति का स्वतंत्र होना आवश्यक है। जिसमें अगर अगर स्वतंत्र सहमति बनाना है तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 5 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, पहला आता आता है प्रपीड़न, जो आपका बताया गया है सेक्शन 15 में। उसके बाद आता है असम्य कसर, जो 16 में बताया गया है। कपट, जो सेक्शन 17। दुरुपदेशन, यानी इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, इसमें ये 18 में बताया गया है। और आता है आपका लास्ट भूल, यानी कि बाय मिस्टेक आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर गए। इस ये कहाँ पे बताया गया है, सेक्शन 20, 21 और 22। ये 3 सेक्शन में मिस्टेक्स के बारे में बताया गया है। 3 सेक्शन क्यों, क्योंकि एक में बताता है कि यदि मान लीजिए कोई एक पार्टी है, ठीक है, एक पक्षकार ने कोई भूल की और भूलवश संविदा हो गई। दूसरा चीज़ कहता है कि अगर दोनों पक्षकार यहाँ पे भूल में संविदा कर लेते हैं। और एक में और आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, पूरा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि प्रपीड़न। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि अगर ये सारी चीज़ें हुई, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, संविदा तो हो गई, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हुई या फिर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब शून्य करणीय हो जाएगा।
इसको आप शून्य करनी भी करवा सकते हैं या इसको शून्य भी घोषित किया जा सकता है। अब शून्य करनी क्या होता है? अब शून्य करनी आपको मिलेगा आपको सेक्शन 2I में, ठीक है, सेक्शन 2I देखोगे बैरक्ट में तो उसमें लिखा है शून्य करनी संविदा, जहाँ पे कहता है कि एक पक्षकार जो है उसको क्या करता है, एक पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी हो सकता है, यानी कि उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है उस संविदा को, और दूसरा पक्षकार को विकल्प पर यहाँ पे शून्य करनी नहीं कराया जा सकता। और शून्य क्या होता है? शून्य का मतलब कि उसको विधि द्वारा इन्फोर्स कराया ही नहीं जा सकता, उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही नहीं जा सकता। आप भले बोलते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, लेकिन यदि विधि के अंतर्गत वो चीज़ नहीं आती है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट के इन्फोर्स कैसे कराओगे? अगर ये सारी चीज़ें हुई, अगर मान लीजिए मैं पीड़ित हूँ, ठीक है, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसी ने मुझे मेरे ऊपर दबाव डाला कि आप मैं अपना घर 5 लाख रुपए में बेच दें, भाई मैं क्यों बेचूँ? मेरा घर जो है मान लो 20 लाख रुपए का है तो मैं 5 लाख में क्यों बेचूंगा? किसी के दबाव में बेचूंगा तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड थोड़ी हुआ, ये तो क्या हुआ, ये शून्य हो जाएगा। या फिर मेरे विकल्प पे शून्य करनी होगा कि मैं अगर चाहूँ इसको हाँ बोल सकता हूँ कि हाँ आप इसको शून्य करनी करवा सकते, इसको इन्फोर्स करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आता है आपका सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है कि प्रपीड़न। अब जब प्रपीड़न देखेंगे, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोअर्जन, और जो इंग्लिश लॉ चलती है, इंग्लिश लॉ में क्या बोला जाता है, इसको ड्यूरेस या मेनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेनेस, ड्यूरेस या फिर मेनेस। इसका हिंदी का मतलब क्या होता है कि हिंसा या हिंसा की धमकी से उत्पन्न हुआ कोई वास्तविक हिंसा, ठीक है, यानी वास्तविक रूप में कोई हिंसा उत्पन्न होती है ना, ये धमकी से उत्पन्न हो जाती है, तो उसको बोला जाता है ड्यूरेस या मेनेस, जिसको प्रपीड़न यहाँ के हमारे भारतीय संविदा अधिनियम में प्रपीड़न बोला गया है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि प्रपीड़न इस आशय से कि किसी व्यक्ति को कोई करार कराया जाए, यानी कि जबरदस्ती कराया जाए, वो एंटर नहीं करना चाहता, एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहता, आप उससे क्या करवा रहे हो, कोई एग्रीमेंट करा रहे हो जबरदस्ती, यहाँ पे क्या लिखा, कराया जाए। दूसरी चीज़, और या कोई ऐसा कार्य करने की धमकी देना है, आप एग्रीमेंट तो उससे करवा रहे हो, साथ ही साथ उसको क्या रहे हो, धमकी भी दे रहे हो। कौन सी धमकी दे रहे हो, कौन से अपराध की धमकी दे रहे हो? जो हमारे भारतीय दंड संहिता 1860 में बताए गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं हैं। अब उन धाराओं में से किसी के तहत आप क्या करते हो, वहाँ पे अपराध करते हो, अपराध करने की धमकी देते हो। अथवा दूसरी चीज़ क्या कहता है कि किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई हो, प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी की संपत्ति का विरोध निरोध करना, निरोध करने की धमकी देना। अब किसी की प्रॉपर्टी रखी हुई है, कोई किसी के कार वगैरह है, जो भी है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, आप उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको निरोध कर लेते हो, यानी डिटेन कर लेते हो, अपने पास रख लेते हो, या फिर घर के कागज है उसको अपने पास रख लेते हो और उसके एवज में कुछ ऐसा कार्य करवाते हो, करने की धमकी देते हो कि एग्रीमेंट ऐसा करो। तो ये क्या हो जाता है, अब प्रपीड़ित कर रहे हो दूसरे व्यक्ति को, कोअर्जित कर रहे हो, कोअर्जन कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़, यहाँ पे एक स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, इसको हम आगे डिटेल में और देखेंगे। यहाँ पे स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण क्या कहता है कि यह तत्वहीन है कि जिस स्थान पर प्रपीड़न का प्रयोग किया जाता है वहाँ भारतीय दंड संहिता लागू है या नहीं। आप एग्रीमेंट करवाने के लिए चाहे किसी भी स्थान पे जाएं, अगर ऐसे भी स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पर आपका जो हमारा आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, वो लागू नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे क्या ये प्रपीड़न लागू नहीं होगा, यहाँ पर ये जो सेक्शन 15 के प्रोविजन है वो हाँ अप्लाई नहीं होंगे। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है कि ये तत्वहीन है, किसी काम का नहीं है कि आपने प्रपीड़न कहाँ दिया है, किस स्थान पर दिया है, चाहे वहाँ आईपीसी लागू हो चाहे ना लागू हो। जैसे पहले हम जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में देखे, ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या था, पहले आरपीसी लगता था, आईपीसी नहीं चलता था, रणवीर पिनल कोड चलता था। तो क्या वहाँ पे इसका हो सकता है? ठीक, बिल्कुल हो सकता है। अगर वहाँ पे भी ऐसे प्रपीड़ित करके यहाँ पे एग्रीमेंट करवाया गया है तो वहाँ पर भी ये लागू हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्टीकरण बता दी गया है। अब आइए इसको शॉर्ट में देखें तो प्रपीड़न करने का ढंग। अब जो प्रपीड़न करने का ढंग, इसमें बेसिकली देखिए तो इसमें ज़्यादा केस है नहीं इस सेक्शन में, बट फिर भी हम कुछ केस लॉ लेके आए हैं, इसको अब नोट डाउन जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रपीड़न करने का 2 ढंग है। कौन कौन सा? पहला है कि आप आईपीसी की कोई कार्य करवाएं, आईपीसी में दंडनीय कोई अपराध है बताए गए हैं, उस अपराध को करके या फिर करने की धमकी देकर कोई एग्रीमेंट करवाते हैं दूसरे व्यक्ति से। या फिर दूसरा कहता है अवैध रूप से किसी की संपत्ति को रोककर या उसे रोकने की धमकी देकर। 2 चीज़ें यहाँ पे आती हैं।
पहले आईपीसी में जो दंड बताए गए हैं, जिस जो अपराध बताएंगे उस अपराध को करने या करने की धमकी देने के, और दूसरा उसकी संपत्ति को डिटेन कर लेते हो, और डिटेन करने या उसकी धमकी देने के बाद, ठीक है। यहाँ पे कुछ केस कौन सा है, चिखम अमीराजू वर्सेस चिखम सेसम्मा, तो 1917 का मामला था ये। अब इसी कैसा है, आत्महत्या से रिलेटेड था, यानी आत्महत्या की धमकी दी जा रही थी कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो ये भी तो एक पनिशमेंट है, यानी कि आत्महत्या तो आप कर नहीं सकते, अगर बच गए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं बचे तो तब तो कोई इसको पनिशमेंट किसी को दे ही नहीं सकते ना। तो आप देखो धारा 309 वहाँ पे दंड बताया गया है इसके लिए। तो यहाँ पर क्या होता है इस केस के तहत कि एक व्यक्ति था, ठीक है ना, हिंदू था। अब उसने क्या किया, उसने धमकी दी, किसको धमकी देता है, अपनी पत्नी को, ठीक है, साथ ही साथ अपने बच्चे को, अपने पत्नी और बच्चे को क्या धमकी देता है कि कुछ कागज़ रखे हुए हैं, ठीक है ना, कुछ कागजात हैं, उनमें दस्तखत करो, अगर दस्तखत नहीं करोगे, सिग्नेचर नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। भाई स्नेह बस उसने कर दिया कि अगर दस्तखत नहीं किए तो ये आत्महत्या कर लेगा, तो इन दोनों ने क्या कर दिया, दस्तखत कर लिया। और इस कागजात में क्या थे कि इसके भाई के नाम पे कुछ ज़मीनें दे दी इनके दस्तखत से। अब क्या हुआ कि बाद में जब इन्फोर्स कराने की बात आई तो यहाँ पे जो इन्होंने क्या किया, पत्नी और बच्चे थे, उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने ज़बरदस्ती करवाया था, प्रपीड़ित किया था धमकी देकर। जब धमकी देकर करवाया गया था तो यहाँ पे न्यायालय ने निर्णय क्या दिया, न्यायालय ने निर्णय दिया कि आत्महत्या की धमकी धारा 15 के अंतर्गत प्रपीड़न था, इसलिए संविदा क्या होगी, शून्य करनी होगी, शून्य नहीं होगी, यहाँ पे शून्य करनी होगी, वॉइडेबल होगी। यहाँ अगर पत्नी और बच्चे चाहे ना तो उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, हाँ, उसको जो भी दस्तखत थे उसमें कागजात में, उसके अनुसार संविदा हो सकती थी, प्रॉपर इन्फोर्स हो सकता था, प्रवर्तित हो सकता था। तो ये चीज़ यहाँ पे निर्णय में सुनाया गया था। अब ये तो हो गई धमकी देने की। अब दूसरी चीज़ आता है आपका कि अगर प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया जाए, ठीक है, तो प्रॉपर्टी को डिटेन करने से रिलेटेड एक केस कौन सा था आपका, एस्ले रिनॉल्ड्स 1771 का केस, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि वादी ने अपनी एक प्लेट, ठीक है ना, उसके पास, वादी के पास एक प्लेट रखी हुई थी, उसने एक गिरवी रख दिया। गिरवी कहाँ पे रख दिया, दूसरे प्रतिवादी के पास, यानी 20 पाउंड में, 20 पाउंड, उसमें एक 20 पाउंड यहाँ पैसा चलता है ना, इंग्लिश लॉ का कानून ये है, केस है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 20 पाउंड पे उसने अपनी प्लेट को गिरवी रखा। जब इसको ज़रूरत हुई, इमरजेंसी हुई, तो यहाँ पे गया और उससे प्लेट अपनी वापस मांगी और 20 पाउंड देने लगा। जब 20 पाउंड देने लगा तो प्रतिवादी ने क्या बोला कि मुझे ब्याज चाहिए, 10 पाउंड अधिक चाहिए। चूंकि इस वादी को ज़रूरत थी इसलिए इसने तुरंत 10 पाउंड एक्स्ट्रा देकर उस प्लेट को वापस कर लिए, लेकिन जो 10 पाउंड एक्स्ट्रा चुकाया था उसके लिए फिर बाद में ये केस लगता है। तो यहाँ पे न्यायालय ने निर्णय क्या दिया कि चूंकि उसको अपनी चीज़ की अत्यंत आवश्यकता थी, इसलिए उसने 20 पाउंड पे वहाँ पे रखा था, और मजबूरी का फ़ायदा उठाया प्रतिवादी ने और उससे 10 पाउंड का एक्स्ट्रा लिया है, इसलिए इसको क्या किया जाए, वसूला जाए। लेकिन वसूल करने का आदेश दे दिया, क्योंकि उसको प्रपीड़ित किया था भाई ने, धमकी दे, उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया था, तो डिटेन करने के बाद भी तो यहाँ पे उसको प्रपीड़ित किया है। तो ये चीज़ आता है आपका प्रपीड़न। आई होप आपको प्रपीड़न पूरा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि असम्यक असर। अब बेसिकली बात करें तो यहाँ पे अधिशासित करने की स्थिति के बारे में बात किया जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, अधिशासन, यानी किसी के ऊपर अपनी अधिशासित हो जाना। जैसे आपके एक गुरु हैं, ठीक है, आपके टीचर हैं, वो आपके ऊपर अधिशासित हो सकते हैं क्योंकि आप उनकी बात को नहीं टालोगे। ऐसा माना जाता है कि आप उनकी बात को नहीं टालोगे, जो बोलेंगे वो सही रहता है। यही है ना, जो जैसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जैसे बाबा लोग होते हैं, बाबा जो कहते हैं तो भक्त मान लेते हैं कि हाँ बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो उनकी अधिशासित करने की स्थिति में कौन है, बाबा है, ना कि भक्त हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आती है यहाँ कि संविदा असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित तब कही जाती है जहाँ की पक्षकारों के बीच विद्वान संबंध ऐसे हों, यानी कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है किसके बीच हो सकता है,
ऐसे व्यक्तियों के बीच हो सकता है, ऐसे पक्षकारों के बीच हो सकता है जिनके बीच में संबंध कैसे हो कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो। यानी कि एक पर्सन है, जैसे ए है और बी है, तो अगर ए जो है बी से ऊपर की पोस्ट पर है तो ए क्या कर सकता है, उस पर दबाव डाल सकता है, कुछ ऐसी कार्य करवा सकता है, उसकी अधिशासित करने की इच्छा को ना अधिशासित कर सकता है, और उस स्थिति का उपयोग दूसरे पक्षकार से अश्रृजु फायदा प्राप्त करने के लिए करता है। यानी कि अगर ए जो है अपनी पोस्ट के ऊपर में है, ठीक है ना, ऊपर पोस्ट में है और नीचे वाले से कुछ ज़्यादा फायदा प्राप्त कर रहा है ना, तो ये क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाएगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, असम्यक असर उत्प्रेरित किया है, उसके बाद बी ने ऐसा कार्य किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि दूसरों की इच्छा को अधिशासित करने की क्षमता, ठीक है। अब ये अधिशासित वाला है ना, ये पूरा यही चलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट शब्द जो है, आपका मेन शब्द जो है यही है कि इच्छा को अधिशासित कर लेना। अब इसमें केस आता है कौन सा, मन्नो सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे। ये 1890 का केस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी देखो क्या होता है, पक्षकारों के पहले से ही संबंध ऐसे होते हैं ना कि उनमें से एक पक्षकार कैसा होता है, दूसरे की इच्छा को दबा सकता है या उसकी इच्छा को अधिशासित कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो व्यक्ति उच्चतर पंक्ति का होता है ना, उच्चतर स्थिति पर होता है, वो जो उसके नीचे वाले काम करने वाले हैं ना, उनको हमेशा दबाया जाता है कि दबाव में काम करे वो, ठीक है। और इसी दबाव को क्या कहा जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाता है, कि उनकी इच्छा को अधिशासित किया जा रहा है। तो इस केस में क्या हुआ था उमादत्त पांडे वाले में, ये उमादत्त पांडे का केस कब था, कब का है, 1890 का केस है। इस केस में क्या हुआ, एक आध्यात्मिक गुरु थे, जैसे मैंने बताया बाबा लोग थे, तो एक आध्यात्मिक गुरु था, ठीक है। उस गुरु ने क्या किया, अपने चेले यानी उसके जो भक्त थे उनसे क्या बोला कि आप जो है, बेला फुसला को उसने बोला कि आप अपनी सारी संपत्ति गुरु को दान दे दो। इससे क्या होगा, उसकी आत्मा को, यानी उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति प्रदान होगी, परलोक में शांति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। तो इसने सारी संपत्ति दान कर दी। तो बाद में न्यायालय में निर्णय के लिए पहुंचा, तो निर्णय क्या हुआ कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, क्योंकि उसकी बस में था भक्त, क्योंकि बाबा ने जो बोला, भक्त ने बोला कि हाँ बिल्कुल सही है बाबा, मेरी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, तो उसने सारी संपत्ति दान कर दी। बाद में फिर यहाँ पे कोर्ट में पहुँचा केस, मामला पहुँचा, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे आप पूरी संपत्ति वापस करेंगे उसको, क्योंकि ये असम्यक असर उत्प्रेरित करते हुए दान में दिया गया है संपत्ति को। तो यहाँ पे बात करें अधिशासन जो है, अधिशासन का अर्थ क्या होता है कि एक व्यक्ति का दूसरे पे पूर्णतः विश्वास करना या दोनों का स्तर बराबर ना होना। यानी अगर स्तर बराबर है तब तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होगा, या तो उसमें पूर्णतः विश्वास करता होगा या दोनों का स्तर बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे अब दो चीज़ें आती हैं। अब ये सारी चीज जितनी भी मैं हेडिंग यहाँ पे है, दूसरों की इच्छा शासित करने की क्षमता, वास्तविक दृश्यमान प्राधिकार, वैश्वासिक संबंध, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आपको सेक्शन 16 के बैरेक्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे बैरेक्ट में भी देखेंगे, बैरेक्ट का भी पूरा पार्ट हम कवर करने वाले हैं। ये तो पहले बेसिक यहाँ पे आप जान लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार, अब वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार क्या होता है, वास्तविक प्राधिकार के अंतर्गत वे आते हैं जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो भी आपकी इच्छा को अधिशासित कर सकता है। मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट ने जो बोला कि आपको इतना ऐसा ऐसा करना है, इतनी यहाँ पे उपस्थित रहना है, यहाँ पे इतना पैसा जमा करना है, ये सब करना है, तो आप तो करोगे ही, क्योंकि भाई वो मजिस्ट्रेट है। अगर आपने नहीं किया तो आप क्या क्या होगा, जेल में भेज देंगे। नॉर्मल पर्सन के यही सोच रहती है ना कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो जेल में भेज देंगे, इसलिए तो मजिस्ट्रेट है। उसके बाद आता है जैसे पुलिस से भी लोग डरते हैं, वो भी दूसरों की इच्छा का शासित कर सकते हैं जो आम नागरिक हैं, तो इसलिए इन सबको वास्तविक प्राधिकार के अंतर्गत रखा गया। अब दूसरा चीज आता है दृश्यमान प्राधिकार। दृश्यमान प्राधिकार क्या होता है, लगता तो है कि हाँ है उन्हें प्राधिकार, लेकिन वो रहता नहीं है, दिखता, ठीक है ना।
वास्तविक रूप से इनमें कोई प्राधिकार नहीं होता है। अब ऐसे व्यक्ति जिसके पास वास्तव में कोई प्राधिकार तो है नहीं, परंतु उसके दिखावे या आवरण की आड़ में लेकर एक व्यक्ति दूसरे को क्या करता है, दबाता है, उसको उसके ऊपर प्रेशर डालता है कि ऐसा ऐसा करो, इस एग्रीमेंट को करो। तो यहाँ पे अगर ये सब होता है तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाएगा। अब आता है जिसे यहाँ पे लिखा पूर्णतः विश्वास करना, तो उसका भी एक टर्म्स आता है सेक्शन 16 में कि वैश्वासिक संबंध। वैश्वासिक संबंध अब देखें तो ऐसे संबंध जहाँ विश्वास और भरोसा हो, यानी कि दो पक्षकारों के बीच में अगर भरोसा है, विश्वास है, तो वहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट भी दिया भी जा रहा है ना एक पक्ष के द्वारा, दूसरे पक्षकार के द्वारा ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा जाता, जल्दी से साइन कर दिया जाता है। ऐसा होता है, दोस्तों में भी हो जाता है कि बहुत गहरी दोस्ती है, अब वहाँ पे साइन करवा लिया जाता है। और तीसरी आती है मानसिक कष्ट। अगर एक व्यक्ति जो है मानसिक कष्ट में कब माना जाता है, जब उसका मानसिक सामर्थ्य स्थायी या अस्थायी रूप से प्रभावित हो। यानी कि अगर कोई उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और उस टाइम आपने कोई एग्रीमेंट करवाया उससे, तो ये भी एक अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंतर्गत आएगा। अब जैसे अधिक ज़्यादा मतलब ज़्यादा बुढ़ापा आ गया किसी का, ठीक है, बीमार रहता है, तो ये सारी चीज़ क्या होगी, यहाँ पे मानसिक कष्ट के तहत आएगा। अब जैसे वैश्वासिक संबंध की एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे कि जैसे आध्यात्मिक गुरु और उसके शिष्य आ गए। दूसरा आप देख सकते हैं डॉक्टर और मरीज के बीच, क्योंकि डॉक्टर और मरीज के बीच बहुत ज़्यादा विश्वास होता है कि अगर मरीज कुछ बता रहा है ना तो डॉक्टर उसको रिवील नहीं करेगा कहीं पे। ऐसा नहीं कि अगर मरीज ने बता दिया तो उसको सबको बता देगा। ठीक है, माता पिता संरक्षक तथा बालक के बीच, अभिकर्ता और मालिक यानी कि जो एजेंट होता है और ऑनर के बीच में, निदेशक यानी जो डायरेक्टर होता है और कंपनी के बीच में, ऐसे तो संबंध होते हैं ना, वैश्वासिक संबंध होते हैं जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर अब एक चीज़ आती है कि जैसे असम्यक असर हुआ, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से कोई एग्रीमेंट हो गया, तो उसका प्रभाव क्या होगा, ये आपको सेक्शन 19A बताता है। 19 नहीं, 19A सिर्फ असम्यक असर के लिए है। बाकी चीज़ें अगर आप देखोगे, प्रपीड़न हो गया, कपट हो गया और मिस रिप्रेजेंटेशन यानी सेक्शन 18 वाला हो गया, तो उसका प्रभाव क्या होगा ये आपको सेक्शन 19 बताता है। लेकिन असम्यक असर के से आपको कौन सा पढ़ना है, 19A कहता है। तो अब इसको देखते हैं। तो असम्यक असर से प्रेरित संविदा को अपास्त करने की शक्ति, जब करार के लिए सम्मति किसी असम्यक असर से कारित हो तो ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प शून्य करनी होगी जिसकी सहमति इस प्रकार कारित की गई थी। यानी कि जिसकी सहमति आपने प्राप्त की थी, जिसकी सहमति आपने प्राप्त की थी, किस प्रकार से, असम्यक असर के एवज में प्राप्त की थी, कि यानी कि आपने उसको धमकी दी होगी, ठीक है, यानी आप उसके इच्छा को अनुशासित किया होगा, उसका भरोसा तोड़ा होगा, उसके बाद आपने ऐसे एग्रीमेंट करवाया होगा। तो इसको अपास्त करने के लिए ना यहाँ पे उसको विकल्प शून्य करनी होगा जिसकी सम्मति ऐसी ली गई थी, ठीक है, धोखा दे गए यानी असम्यक असर प्रेरित करके, तो इसको शून्य करनी घोषित कर दिया जा सकता है। अब सेक्शन 16 पे आ जाओ। सेक्शन 16 कहता क्या है, बेयर एक्ट में आप देखना, बेयर एक्ट में एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। जितनी भी चीज़ें अभी हमने समझी वो पूरा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो संविदा असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहाँ के पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हों कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो। अब कौन होगा अधिशासित करने की स्थिति में, ये अभी हमने देखा, और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार से अश्रिजु फायदा अभिप्राप्त करने के लिए करता है। यानी कि अगर एक पक्षकार ऐसा करता है ना तो दूसरे से, अगर जैसे टीचर है, ठीक है, टीचर कहता है कि आप जो है अपने स्टूडेंट से कहता है कि तुम जाना कल 2000 रुपये लेके आना, ठीक है, हम आपको अच्छे नंबरों से पास करेंगे। ये क्या है, उनकी इच्छा को अधिशासित कर रहा है। अब वो तो स्टूडेंट ठहरा, वो तो पास होने के लिए लेके आएगा, लेकिन है तो ये गलत, ठीक है, तो गलत यहाँ पे गलत फायदा उठाया जा रहा है इसका। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है असम्यक असर। अब दूसरी चीज़ कहता है, दूसरी चीज़ क्या है कि विशिष्ट या पूर्ववर्ती सिद्धांत की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति किसी अन्य इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में तब समझाता है जबकि वह, अब कब समझा जाएगा कि उसने वो अधिशासित करने की स्थिति में है। तो पहला चीज़
कि उस अन्य पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता हो। अब ये वास्तविक और दृश्यमान प्राधिकार, ये अगर मैं इसको डायरेक्टली पढ़ा देता तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने इसके पहले बताया कि वास्तविक प्राधिकार में कौन होता है और दृश्यमान प्राधिकार क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। या फिर उस अन्य के साथ वैश्वासिक संबंध होता है। वैश्वासिक संबंध डॉक्टर मरीज वाला में अभी मैंने बताया, उनके बीच में ये सारी चीज़ें रहती है। तो डॉक्टर क्या कर सकता है कि उसमें रिवील कर सकता है उसके। तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, वैश्वासिक संबंध है। जैसे आप देखोगे, आप वकील हो, ठीक है, और अब उसके क्लाइंट हैं। क्लाइंट जो भी बताता है तो वकील को बहुत अच्छी तरह पता है, वकील जो भी बोलेगा क्लाइंट करता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को ऐसा लगता है कि हाँ, जो वकील है वो हमारे पक्ष में ही सब कुछ करेगा, हमारे विरुद्ध कुछ नहीं करेगा। इसलिए वकील जो होता है ये अधिशासित करने की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी मानसिक सामर्थ्य, आयु, रुग्णता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी रूप या स्थायी रूप से प्रभाव पड़ा हो। ये भी समझ लिया आपने कि मानसिक कष्ट होना चाहिए, उसको मानसिक सामर्थ्य हो, जैसे आयु ज़्यादा हो गई है उसको रुग्णता, रुग्णता का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी बीमारी हो गई हो। मानसिक या शारीरिक कष्ट, चाहे उसको मानसिक कष्ट हो चाहे उसको शारीरिक कष्ट हो, किसी भी तरह का कष्ट यहाँ पे हो उसको। ठीक है, अब आता है उसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसमें थर्ड क्या कहता है। अब यहाँ पे साबित करने का भार किस पे होगा। अब ये भी तो आएगा एक चीज़ कि आज जो आज यहाँ पे इच्छा को अधिशासित करके यहाँ पे क्या किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है और एग्रीमेंट को संविदा बताया जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये जो संविदा की गई है, जो एग्रीमेंट किया गया है, वो इच्छा को, मेरी इच्छा को अधिशासित करने के बाद किया गया है ये, तो इसका साबित करने का भार किस पे होगा। तो उसके साथ यहाँ पे देखिए कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को अनुशासित करने की स्थिति में हो, उसके साथ संविदा करता है और वह संव्यवहार देखने से ही या दिए गए साक्ष्य के आधार पर लोकात्मक विरुद्ध, यानी कि लोक के विरुद्ध यानी समाज के विरुद्ध प्रतीत होता है। ठीक है, जो साक्ष्य दिए गए हैं उसके आधार पर लगता है कि जो यहाँ पे संव्यवहार हुआ है वो कैसा है, वो यहाँ पे पब्लिक जो वो रहता है समाज के विरुद्ध रहता है। ये वहाँ पर यह साबित करने के बाद कि ऐसी संविदा असम्यक से प्रेरित नहीं की गई थी उस व्यक्ति पर होगा जो उस अन्य की इच्छा को साबित करने की स्थिति में था। यानी कि अगर यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो संविदा हुई है, वो कैसी हुई है, असम्यक असर उससे उत्प्रेरित करने के बाद हुई है। तो ये साबित करने के बाद कि ये ऐसा नहीं हुआ है, किस पे होगा, जो अधिशासित करने की स्थिति में होगा। जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, आपका मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, पुलिस हो गई, ये आपको क्या करेंगे, इनको साबित करने का भार इन पे रहेगा कि ऐसी असम्यक असर से उत्प्रेरित नहीं हुई थी ये एग्रीमेंट। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको वापस एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतने डिटेल में मैंने अभी तक लेक्चर अभी नहीं देखा है यूट्यूब में। अब आता है नेक्स्ट कपट। ये सारी चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये किस लिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो आपकी सहमति है ना स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र कब कहलाएगी, जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अभी दो चीज़ें हमने पढ़ ली, 15 और 16। अब सेक्शन 17 अब पढ़ेंगे। सेक्शन 17 में क्या है, कपट। अब जब कपट देखें, ठीक है, कपट का मतलब क्या होता है, तथ्यों के बारे में ना कोई ऐसा स्टेटमेंट बता रहे हो किसी को कि जो जानबूझकर, यानी कि आप जानते हो कि ये गलत है, फिर भी उसको दूसरे पक्षकार को बता रहे हो कि ये गलत है। किस लिए बता रहे हो, ताकि उससे कुछ कपट किया जा सके, उसके साथ धोखा किया जा सके, उससे कुछ आप फायदा प्राप्त कर सको। इसलिए आप क्या करते हो, उसके साथ कपट करते हो। इसको भी हम बेरेट से देखें, पहले हम स्टार्टिंग में देख लें इसे बेसिक। अब यहाँ पे क्या होता है, एक केस आता है डेरी वर्सेस पीक का, 1889 का, 1889 का केस है, 1900 का भी नहीं। इतने पुराने केस हैं ना। अब इसमें क्या होता है, लॉर्ड हर्सल, ये जो जज थे, जज कौन था, लॉर्ड हर्सल, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। अब इन्होंने कपट की परिभाषा दिया था, ठीक है ना, कपट को परिभाषित किया था। अब जब कपट को परिभाषित किया तो इन्होंने क्या बोला कि कपट तब होता है जब किसी भी प्रकार का दुरुपदेशन निम्न बातें हों, यानी कि अगर जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है ना उसमें अगर निम्न 3 चीज़ें हो तो वो कपट कहलाता है।
ठीक है। पहला कि जानबूझकर असत्य कहना, यानी कि जो आप दुरुपदेशन कर रहे हो, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो स्टेटमेंट दे रहे हो, दूसरे के समक्ष रख रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो, उसमें क्या है, जानबूझकर असत्य कह रहे हो। जो चीज़ हम बता रहे हो ना, आपको पूरा पता है कि हाँ ये गलत है जो मैं बता रहा हूँ, फिर भी आप उसको बताते हो। उस व्यक्ति से सत्यता को छुपाते हो। ठीक है। अगर आप कार बेच रहे हो, कार का मीटर खराब है और वो कार में मीटर में कितना दिखा रहा है, कि अगर दिखा रहा है कि 70,000 किलोमीटर चला है, ठीक है, लेकिन असलियत में कितना चला है, वो मान लीजिए 1.5 लाख किलोमीटर चला है। तो ये आप उससे क्या रहे हो, सत्यता को छुपा रहे हो ना उस व्यक्ति से। भाई मीटर खराब है, आपको बताना चाहिए। आप उस आपने चलो ठीक है बता दिया कि यहाँ पे मीटर अभी भी खराब हो गया, ठीक है। अब ये तो नहीं बताया आपने ना कि ये और ज़्यादा चला हुआ है, मीटर बहुत पहले से बंद है, ये तो आपने बताया नहीं, सत्यता को छुपा रहे हो। तीसरी चीज है कि बिना जाने कि सत्य क्या है, आप उससे यहाँ पे दुरुपदेशन कर देते हो, उससे स्टेटमेंट दे देते हो, आपको खुद कंफ्यूज हो कि ये बात सही है कि नहीं है, आपको भी नहीं पता कि सही है कि गलत है, फिर भी आप उसको क्या करते हो, ऐसी बातें बता देते हो बिना जाने। ये कि तीनों चीज़ अगर हुई, तीनों में से कोई भी चीज़, तो ये क्या कहलाएगा कि आप दुरुपदेशन जो कर रहे हो ना, वो कपट करने के उद्देश्य से कर रहे हो। ये लॉर्ड हर्शल ने बताया था डेयरी पर हम पीक में। तो ये चीज़ तो आप बताने के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब क्या एक चीज़ और आती है, क्या आप मौन रहना कपट है, यानी कि आप उसको कुछ नहीं बोलते हो, आप कोई सामान बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन आप उसको कुछ बताते ही नहीं हो, क्या आपका मौन रहना कपट कहलाएगा? तो ये भी देख लो आप कि मौन निम्न परिस्थितियों में कपट होता है। देखिए सामान्यतः जो है, सामान्यतः तो जो मौन रहना कपट नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी जो खरीद रहा है ना, कोई अगर कार बेच रहे हो आप, तो कार खरीदने वाला भी इतना तो जानकार होना भी चाहिए ना, कि उसके क्या देख रहा है, क्या खरीद रहा है, इतना सावधान होना चाहिए। सामान्यतः आप मौन चुप हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कपट ही कर रहे हो, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न होती है, अपवादित दशाएं हर जगह मिलती हैं आपको। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए, प्रकट करने का कर्तव्य, यानी कि अगर जब मैं कार अपनी बेच रहा हूँ ना, तो उसमें क्या क्या खराबी है क्या नहीं है, ये मुझे मेरी ड्यूटी है। विधि जो है, कानून जो है, मेरे से अपेक्षा करता है कि मैं इस सारी चीज़ें उसकी खराबियों को बताऊं। अगर मैं घोड़ा बेच रहा हूँ एक, तो उसमें अगर घोड़ा जल्दी थक जाता है, बीमार हो जाता है बार बार, तो वो चीज़ को मुझे बताना पड़ेगा उसको कि इतने बार बार बीमार हो जाता है, ये मेरी ड्यूटी है। जब मौन कपटपूर्ण हो, ठीक है, अब कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि आपके कार में कोई खराबी तो नहीं है, आप जो सामान बेच रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दो, आपने कुछ नहीं बोला। यहाँ पे तो आपकी ड्यूटी थी ना बोलना, कि आप मौन रह जाते हो। अगर मान लीजिए ब्रेक फेल है, ठीक है ना, गाड़ी उसको दे देते हो चलाने के लिए, तो वो तो एक कपटपूर्ण हुआ ना, कपट हुआ उसके साथ, क्योंकि ब्रेक फेल है तो वो तो उसका एक्सीडेंट होना है ना, चलाएगा तो आपको मौन रहना यहाँ पे क्या है, कपट हो जाएगा। तीसरी चीज आता है तथ्यों में परिवर्तन होना। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आप एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, जब आप उससे बातें कर रहे होते हैं, प्रपोजल लगते हैं, तो उस टाइम पे कुछ परिस्थितियां अलग रहती हैं, कुछ तथ्य अलग रहते हैं, लेकिन जब आप एग्रीमेंट करने लगते हो, बाद उसे साइन वाइन करते हैं, जैसे लिखित में कर रहे हो, कुछ भी करते हैं, तो बाद में कुछ परिस्थितियाँ चेंज होती है, कुछ तथ्य चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपको पता है तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। अर्ध सत्य तो कभी नहीं बताना है, या आधा सत्य बता दो, आधा झूठ बोल दो, तो ये चीज़ भी एक कपट के रूप में हो जाएगी। तो ये चार चीज़ में क्या है, कि अगर आप मौन रहते हो ना, तो ये हो जाएगा आपका कपट। आया समझ में? नहीं आया तो बेरेक्ट देखो। चलो बेरेक्ट में क्या लिखा है कि कपट से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है। अब जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई रही वो तो है ही, साथ ही साथ और भी चीज़ें आ सकती हैं, वो जो चीज़ें यहाँ नहीं बताई वो केस लॉ के माध्यम से बताया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब कि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है, और उसके अंतर्गत आता है मतलब जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वो तो है ही है, साथ ही साथ और भी चीज़ें आ सकती हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी ऐसा कार्य, ठीक है, ऐसा कार्य संविदा के एक पक्षकार द्वारा उसकी मौनानुकूलता से या उसकी अभिकर्ता द्वारा संविदा के किसी अन्य पक्षकार की, मौनानुकूलता का मतलब उसकी सहमति, ठीक है, अभिकर्ता की प्रवंचना
करने के आशय से या संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो। अब जो चीज़ें निम्न नीचे बताई गई ना यहाँ पे 5 चीज़ें, अब ये चीज़ अगर रहती है तो वो क्या हो जाएगा, कपट हो जाएगा। तो जो हमने पढ़ा ना अभी वो सारी चीज़ इसमें भी आ जाएगी, शामिल हो जाएगी। तो पहला चीज़ कहता है कि जो बात सत्य नहीं है उस तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है। अब मैं कुछ चीज़ें आपसे एग्रीमेंट करते समय ये बता रहा हूँ कि हाँ ये सही है, लेकिन मुझे पता है, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि ये बात जो मैं बता रहा हूँ आपको पूरा का पूरा गलत है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ एक धोखा कर रहा हूँ, आपके साथ कपट कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज आती है कि किसी तथ्य का एक जान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छुपाया जाना, यानी कि जिस चीज़ का नॉलेज है मुझे उस चीज़ को तो मुझे बताना ही पड़ेगा। ये न्यायालय भी अपेक्षा करता है, साथ ही साथ विधि भी अपेक्षा करती है कि जो चीज़ मुझे पता है वो दूसरे को भी पता होना चाहिए, यानी कि मुझे बताना पड़ेगा। अगर मैं उसको छुपा लेता हूँ उस बात को तो ये कपट हो जाएगा। तीसरी चीज़ आता है कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो, यानी कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे ये घर, अपना घर बेच दो, ठीक है, मैं आपको 10 लाख रुपए में ये घर खरीदना चाहता हूँ, आपको अभी 7 लाख रुपए दूंगा, बाकी का 3 लाख रुपए बाद में दूंगा। क्योंकि अब यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या है कि ये 3 लाख रुपए मैं दूंगा ही नहीं तुम्हें, 7 लाख रुपए बस ले लो, अपना घर मेरे नाम करो। तो ये भी तो एक कपट हुआ ना, यानी कि आपका इंटेंशन था ये कि आप उसके साथ कपट करोगे। ठीक है। तो आप जो वचन दे रहे हो किसके बिना, आशय के बिना दे रहे हो, यानी कि फालतू में दे रहे हो ऐसे ही, आपको कोई आशा ही नहीं है उसका पालन करने का। तीसरा चीज प्रवंचना करने की योग्य कोई अन्य कार्य, यानी कि अगर उस व्यक्ति को प्रवंचित करने के लिए, धोखा देने के लिए कोई अन्य कार्य करते हैं, मैंने बताया था ना कोई और भी चीजें शामिल हो सकती हैं, तो यहाँ पे प्रवंचना करने का कोई अन्य कार्य भी हो सकता है। फिफ्थ है कि कोई ऐसा कार्य या लोभ जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेषता घोषित किया गया, यानी कि अगर कोई ऐसा कार्य जो विधि द्वारा ही कपटपूर्ण घोषित किया गया हो, उस कार्य के करने के दौरान आप उससे एक दूसरे व्यक्ति से एग्रीमेंट करते हैं, करार करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कपट कहलाएगा। आ गई बात समझ में। अब इसमें एक स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण क्या कहता है, संविदा करने के लिए व्यक्ति की रजामंदी पर जिन तथ्यों का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो उनके बारे में केवल मौन रहना कपट नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि संविदा करने के लिए व्यक्ति की रजामंदी पर, यानी जो व्यक्ति है, जो रजामंदी का मतलब उसमें जिस अपनी भाव प्रकट कर रहा है कि हाँ वो सहमत हो गया है, उन तथ्यों का प्रभाव पड़ना संभाव्य है, उनके बारे में केवल मौन रहना कपट नहीं है, यानी कि जो चीज़ें आप बोल रहे हैं ना उसको सामान्यतः मौन रहना कपट नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी ना हो कि जिन्हें ध्यान में रखते हुए मौन रहने वाले व्यक्ति का एक कर्तव्य हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, इसके पहले बताया कि मौन रहना कर्तव्य कब नहीं है, सामान्यतः कपट है ही नहीं हो मौन रहना, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जहां पे आपका ड्यूटी बन जाती है कि आपको बताना पड़ेगा, यानी कि वह बोले जब तक कि वह उसका मौन रहना स्वतः ही बोलने के तुल्य ना हो, जब तक कि उसका मौन स्वतः ही बोलने के तुल्य ना हो, यानी कि आपकी ड्यूटी तो बनी रही है, अगर आप नहीं बोलते हो तो आपको क्या हो जाएगा, वो कपट माना जाएगा। ठीक है। प्रपीड़न, असम्यक असर और कपट, ये 3 चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। नहीं आई एक बार प्लीज़ दोबारा देखिएगा, अगर नहीं आता है तो आप मुझे फिर से यहाँ पे कमेंट करिएगा। ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मेरे पास आइए, वहाँ पे कमेंट करिएगा नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब आता है दुरुपदेशन, जैसे कि मैंने बताया ना कपट, उसी तरह के यहाँ पे दुरुपदेशन भी है, मिस रिप्रेजेंटेशन इसको हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है। यानी कि जब कपट करते हो तो आपको पता होता है कि कोई भी चीज़, ठीक है, जब कपट करते हो तो आपको ये पता होता है कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ, जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो गलत है, लेकिन यहाँ पर दुरुपदेशन में उसका सेम उल्टा होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, दुरुपदेशन जानबूझकर ना किया गया करार शून्य करनी होगा, यानी कि मैं आपसे किसी ऐसी बात पे एग्रीमेंट करता हूँ जो मुझे पता है कि हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि हाँ ये जो जिस बात पे एग्रीमेंट कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। हाँ वो बात अलग है कि वो गलत है, लेकिन मुझे जहाँ से जितनी जानकारी मिली उस हिसाब से वो सारी बातें सही है, इसलिए मैं ऐसा एग्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है।
तो यहाँ पे तीन चीज़ें आती हैं। पहला क्या आता है कि बिना जानकारी के प्राख्यान करना। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ बिना जानकारी के बोल दे रहा हूँ, यानी कि मुझे भी लगता है कि हाँ ये बात सही है। जब कोई व्यक्ति किसी बात को निश्चयात्मक रूप से सही बताता है, यानी कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, और वो चीज़ मैं दूसरे को बता रहा हूँ, ठीक है। और जबकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है, चाहे उसकी सत्यता पर विश्वास करता हो, या यदि वह बात सत्य नहीं है तो एक प्रकार का दुरुपदेशन है। यानी कि मैं जो बात बोल रहा हूँ, अब मैं मुझे तो पूरा भरोसा है, निश्चय है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, और दूसरे को मैं बता रहा हूँ, हाँ उसकी जानकारी मुझे है ही नहीं, और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक दुरुपदेशन कहलाता है। ठीक है। अब दूसरी चीज आई है। अब दूसरा चीज क्या कहता है कि कर्तव्य भंग। कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो कपटपूर्ण आशय से ना किया गया हो, परंतु फिर भी उससे कर्तव्य भंग करने वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को कोई भुलावा देकर लाभ प्राप्त होता है। यानी कि मैं आपसे कोई ऐसा एग्रीमेंट करता हूँ, मुझे तो पता है कि ये चीज़ सही है, ठीक है ना, लेकिन रियल में वो बात सही नहीं थी, और मैं आपसे कुछ ऐसा फ़ायदा प्राप्त कर लेता हूँ। तो उस फायदा जिससे मैंने प्राप्त किया, ऐसा ना भुलावा देकर प्राप्त किया, यानी दूसरे को कोई गलत जानकारी दे दी, तो उस हिसाब से मैंने अब क्या किया, अपने कर्तव्य का ब्रीच किया है, अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया, कर्तव्य का भंग कर दिया है। तो ये हो गया आपको दुरुपदेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें उदाहरण के रूप में, तो देखिए क्या होता है कि जैसे एक वादी था, ठीक है। वादी ने क्या किया, वादी को एक दस्तावेज की विषय वस्तु पढ़ने का समय नहीं था। यानी कि एक व्यक्ति, जिसे ए नाम का व्यक्ति है, इसको डॉक्यूमेंट जो थे, दस्तावेज जो थे, उसको पढ़ने का समय नहीं था, और उसने बिना पढ़े उस पर साइन कर दिया। साइन क्यों कर दिया? क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने उसे पूर्ण विश्वास दिलाया था कि जो चीज़ें हमने तय की हैं पहले, वही बातें इसमें लिखी हुई हैं। लेकिन प्रतिवादी ने क्या किया, इसको भुलावा में डाल दिया। क्या डाल दिया उसमें, क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दी कि वास्तव में क्या किया, प्रतिवादी के पक्ष में, यानी प्रतिवादी के पक्ष में कुछ अधिक छूट लिखी हुई थी, कुछ डिस्काउंट के रूप में कुछ लिखा हुआ था उसमें। इसलिए न्यायालय ने कहा, क्या बोला, न्यायालय ने वादी को दस्तावेज के विखंडन करने का अधिकार दिया कि आप इसको विखंडित करा सकते हो, सेक्शन 19 में। हाँ यार। अब तीसरा आता है संविदा की विषय वस्तु के बारे में भूल कराना। अब देखिए क्या होता है, प्रत्येक जो एग्रीमेंट होता है ना, कोई भी एग्रीमेंट आप अगर करना चाहो तो उसकी कोई विषय वस्तु होती है। जब उसकी विषय वस्तु होती है, अगर विषय वस्तु नहीं होगी तो वहाँ पे आप एग्रीमेंट किस चीज़ का करोगे? कोई ना कोई तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। तो उसके बारे में क्या होता है कि आप पक्षकार समझते हैं कि उसमें कुछ गुण तत्व तो होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ कमी होगी, कुछ दोष हो, कुछ भी होगा, गुण होगा, तभी तो उसके बारे में आप एग्रीमेंट करते हैं जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें क्या होता है, एक पुरानी कार का विक्रेता था, ठीक है, जो पुरानी कारों को बेचता था। अब उसने क्या किया, उसके पास एक कार थी जो उस चीज़ का कार का माइलेज मीटर सही नहीं था, किंतु उसने क्या बताया, नहीं बताया कि कार ज़्यादा चली है, ठीक है ना। अब उसने क्रेता को ये नहीं बताया कि कार ज़्यादा चली है, और उसका जो मीटर था वो तो था खराब, उसमें कम दिख रहा था, और यहाँ पे क्रेता ने उसको खरीद लिया। बाद में क्रेता को पता चला ये, तो न्यायालय ने यहाँ पे न्यायालय के पास गया, न्यायालय ने क्या बोला कि विक्रेता से यह अपेक्षा की जाती है, ठीक है ना, अगर विक्रेता से ये अपेक्षा की जाती है कि चीज़ अगर वो कुछ सामने ला रहा है, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट वो बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है ना, तो उसके बारे में कि अगर ये जानता है कि वो कितना सही है कितना गलत है, तो वो आपको बताना होगा, ठीक है, स्वेच्छा से बता देनी चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो ग्राहकों को भ्रमित करने वाला होता है, फिर वो भूल करा देता है एक प्रकार से, इसलिए ये चीज़ होनी चाहिए। अब जब यहाँ पे आपने देखा प्रपीड़न कपट दुरुपदेशन से सारी चीज़ देखे, अगर इन प्रपीड़न कपट दुरुपदेशन से यहाँ पे सहमति प्राप्त की गई तो उसको क्या किया जा सकता है, शून्यकर्णी घोषित किया जाएगा, ठीक है ना। अभी हम इसको अंतर भी देखेंगे, अंतर अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। पहले तो इसको विखंडन करने के देख लो। स्वतंत्र सहमति के बिना किए गए करारों की शून्यकर्णीता, यानी कि ये इसको भी शून्यकर्णी बनाया जा सकता है, जब तक इसको शून्यकर्णी नहीं बनाया जाएगा ना तब तक शून्य माना जाएगा, ठीक है। जबकि किसी करार के लिए सहमति कैसे प्राप्त की गई हो, प्रपीड़न कपट दुरुपदेशन से,
तब वह करार यानी एग्रीमेंट ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर सुन्न करनी होगी जिसकी सहमति ऐसे प्राप्त की गई। यानी कि जिसकी सहमति कैसे प्राप्त की गई थी, जैसे मैंने अपने कार बेचने के लिए ना आपसे कुछ ज़बरदस्ती कुछ पैसे उसे ले लिए, कुछ भी प्रपीड़ित किया, धमकी दिया, कपट किया, आपके साथ दुरुपदेशन किया, तो आपके विकल्प पर ये एक जो एग्रीमेंट है ना वो शून्य करनी हो सकता है। ठीक है, संविदा शून्य करनी हो सकती है। अगर आप चाहो तो उस संविदा को आगे ले जा सकते हो, इन्फोर्स करवा सकते हो। अगर नहीं चाहते तो आप इसको शून्य घोषित करवा सकते हो, इसको विखंडित करवा सकते हो। इसका 19 का पैरा 1 कहता है ये। अब 19 का पैरा 2 देखें, इसमें क्या कहता है कि संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या दुरुपदेशन से कारित हुई थी। या आप बेयर एक्ट में देखोगे ये लिखा हुआ है, ठीक है, बेयर एक्ट का ही है पूरा। तो संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या दुरुपदेशन से कारित हुई थी, यदि वह ठीक समझे तो आग्रह कर सकेगा संविदा का पालन किया जाए और वह उस स्थिति में रखा जाए जिसमें वह होता यदि वह व्यपदेशन सत्य होते। या ठीक है, यदि मान लीजिए ऐसा कहता है कि हाँ चलो ठीक है, आपके साथ धोखा हुआ था ना, तो आप आए, आग्रह करो कि मुझे उसी स्थिति में लाओ। अगर आपने सत्य बोला होता तो ये पूरा सही होता, तो उसी स्थिति में लेके आओ आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो जाता है कि वो आग्रह कर सकेगा कि इसको शून्यकरणी घोषित कर दिया, जिसको इन्फोर्स करवाया जाए। ये सारी चीज़ होगी। अब हम बात करेंगे कपट और दुरुपदेशन, यानी सेक्शन 17 और 18 में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को हम देखते हैं अब। ठीक है, बात करते हैं कपट और दुरुपदेशन में अंतर। ये एग्जाम पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कपट और दुरुपदेशन में क्या अंतर है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कपट और दुरुपदेशन में अंतर। तो पहला आता है कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित है, यानी जो कपट है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फ्रॉड। फ्रॉड को कहाँ परिभाषित किया गया है, अब देखोगे सेक्शन 17 में। दूसरा आता है दुरुपदेशन। दुरुपदेशन कहाँ है, ये संविदा अधिनियम की धारा 18 में परिभाषित है, 17 और 18 में। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। दूसरा आता है उद्देश्य। अब उद्देश्य की बात करें तो जो कपट होता है ना, तो उसमें दूसरे पक्षकार को धोखा देना ही उसका उद्देश्य होता है। यानी एक पक्षकार जब एग्रीमेंट करता है दूसरे से, कोई सम्मति वगैरह प्राप्त करता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि उसको धोखा देगा, उससे कुछ फायदा प्राप्त करेगा। अब दुरुपदेशन में तो ऐसा धोखे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता, क्योंकि जब वो बताता है, ऐसी व्यपदेश करता है, तो उसको तो लगता है ना, ये निश्चयात्मक रूप से उसको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसलिए उसको सामने ये रखता है। मिस रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट तो करता है कि वो, और मिस रिप्रेजेंट करता है, वो बाद में पता चलता है कि हाँ ये गलत था। तीसरा आता है कि पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है। यानी अगर किसी के साथ कपट किया जाता है ना, तो उसमें क्या है, जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, जिसके साथ ऐसा धोखा हुआ है, कपट हुआ है, वो पक्ष क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है कि मुझे डैमेजेस चाहिए इसके लिए। लेकिन दुरुपदेशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानबूझकर नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कपट में गलत कथन करने वाले को सच्चाई का पता होता है, क्योंकि जब उसको तो पता ही होता है ना, तभी तो उसको सामने वाले को धोखा देने के उद्देश्य करता है, और तभी तो डैमेज क्लेम कर सकता है आपके ऊपर। इसलिए गलत कथन करने वाले को इसमें सच्चाई का पूरा पता होता है, और इसमें पता नहीं होता है, मिस रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें जानबूझकर स्वयं गलत जानकारी प्रदान करता है, इसमें अनजाने में या सूचना के अभाव में, यानी इसमें कोई इंटेंशन नहीं होता है उसका गलत सूचना देने का, फिर भी वो क्या करता है, ऐसी सूचना दे देता है। अब इसमें एक पक्ष का साथ धोखा होता है, इसमें दोनों के साथ धोखा होता है, क्योंकि दोनों को नहीं पता होता है सही सच्चाई का। लेकिन इसमें तो, कपट में तो एक को पता होता है, एक को नहीं पता होता है। अब कपट को भारतीय दंड संहिता में दंडनीय बनाया गया है, और इसको दंडनीय नहीं बनाया गया है मिस रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि इसमें इंटेंशन की भी होता है। जहाँ इंटेंशन नहीं है वहाँ पे अपराध नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपका गिल्टी माइंड नहीं है वहाँ पे अपराध हो ही नहीं सकता। ये तो बेसिक रूल है ना, प्रिंसिपल है उसके आईपीसी के। अगर आपको इससे रिलेटेड जो बताया ना, गिल्टी माइंड जब तक नहीं है, मन दोषी ना हो, तब तक आप अपराधी नहीं है। इसका एक मैगजीम है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया कपट और दुरुपदेशन में अंतर। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।